नमस्कार, मैं विजय यादव, सहायक प्राध्यापक विधि विभाग, डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, कोटा, बिलासपुर। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत गारंटी या प्रत्याभूति। तो जैसा कि सबसे पहले तो हम प्रत्याभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो प्रत्याभूति की संविदा को पहले हम संविदा अधिनियम के धारा 126 के अंतर्गत समझते हैं कि उसके अंतर्गत प्रत्याभूति की संविदा प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार के बारे में बताया गया है। तो जो संविदा अधिनियम की जो धारा 126 है वह इस प्रकार प्रत्याभूति की संविदा को परिभाषित करती है कि प्रत्याभूति की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्वों का निर्वहन करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है प्रतिभू कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी है लेनदार कहलाता है। प्रतिभू या तो मौखिक या लिखित हो सकती है। हम इस परिभाषा को जब हम अपने शब्दों में समझते हैं तो प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकारों का वर्णन किया गया है। पहला पक्षकार होता है उसमें प्रतिभू, दूसरा होता है मूल ऋणी और तीसरा होता है लेनदार। प्रतिभू वह व्यक्ति है जिसके लिए वचन दिया गया हो, ठीक। दूसरा होता है मूल ऋणी, जिसने की जो संविदा की है उसका जो मूल ऋणी है वो व्यक्ति आ जाता है। और तीसरा होता है लेनदार। लेनदार वह व्यक्ति है जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है। तो जब हम धारा 126 पढ़ते हैं तो इसके कुछ आवश्यक तत्व भी निकलते हैं, जैसे कि प्रत्याभूति की संविदा में पक्षकार। तो प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार। दूसरा होता है उस व्यक्ति का इसमें जिसके द्वारा प्रतिभू ली गई है वह मूल ऋणी के द्वारा जो ऋण लिया गया है उसके बदले में वह प्रतिभूति देता है। इसी के बाद जब धारा 127 पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल। भारतीय संविदा अधिनियम बोलता है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। तो प्रत्याभूति की संविदा में भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। तो धारा 127 प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल। मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई भी वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे हम प्रतिभू का तो इसमें कैसे प्रतिफल होगा, तो यह प्रतिफल उसके वचन के द्वारा दिया गया जो कार्य है वह कहलाता है प्रतिफल प्रत्याभूति के लिए। हम एक उदाहरण के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं, जैसे कि का से खा उधार बेचने या परिदत्त करने की प्रार्थना करता है। का वैसा करने को इस शर्त पर रजामंद हो जाता है कि गाकी संदाय की प्रत्याभूति दे। का के इस वचन के लिए प्रतिफल स्वरूप की वह माल परिधान करेगा, गाकी प्रत्याभूति देता है, यह गाके वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है। उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें कि क्लियर हो जाएगा कि का माल बेचता है या परिदत्त करता है। गा तत्पश्चात प्रतिफल के बिना करार करता है। खा के द्वारा व्यतिक्रम होने पर वह माल के लिए संदाय करेगा, ऐसा करार शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खा के द्वारा जिस समय यह संविदा हुई थी उस समय उसको कोई प्रतिफल या वचन नहीं दिया था। तो हमने इसमें एक उदाहरण देखा जिसमें प्रतिफल था, एक उदाहरण देखा जिसमें कि प्रतिफल नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसमें जो प्रत्याभूति की संविदा है उसमें प्रतिभू के दायित्व, जो सोसाइटी होता है उसकी क्या लायबिलिटीज होती है। जब हम किसी व्यक्ति की गारंटी ले लेते हैं उसके बारे में, यानी उसकी हम गारंटी ले लेते हैं तो उसके दायित्व भी उसी प्रकार हो जाते हैं जैसे कि मूल ऋणी के होते हैं। वह धारा 128 बताती हुई है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के सम विस्तृत है जब तक कि संविदा द्वारा अथवा उपबंधित ना हो। तो यहाँ पर जो इस परिभाषा का मतलब है वह इस प्रकार है कि जो प्रतिभू होगा उसका वही दायित्व होगा जो कि मूल ऋणी का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल खा को एक विनिमय पत्र की प्रतिग्रहीता गा के द्वारा संदाय की गई प्रत्याभूति देता है। विनिमय पत्र का के द्वारा अनाधिकृत किया जाता है। का ने न केवल उस विनिमय पत्र की रकम के लिए बल्कि उन ब्याजों और प्रभावों के लिए भी जो उस पर शुद्ध हो गए हों दायी होगा। तो यहाँ पे का और खा के बीच में जो संविदा हुई थी
और उसके लिए जो प्रतिभू ने जो वचन दिया था वह उस सभी दायित्वों के लिए जो कि मूल ऋणी के दायित्व होंगे, उन सब के लिए प्रतिभू का भी वही दायित्व होता है जो कि मूल ऋणी का दायित्व होता है। थैंक यू।